नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल बिश्नोई और आपका स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल रैंडम थॉट्स पर। दोस्तों, इस लॉकडाउन के दौरान हमारे विद्यालय में स्माइल ई लर्निंग प्रोजेक्ट के तहत कुछ स्पेशल लाइव क्लासेस चल रही हैं और मैं अभिभावकों से भी अनुरोध करूंगा कि आप अपने बच्चों का इस लॉकडाउन के दौरान उनकी पढ़ाई में थोड़ी मदद करें। धन्यवाद। तो कल हमने पिछली कक्षा में देखा था, ध्वनियों का वर्गीकरण हम पढ़ रहे थे। उसमें वर्गीकरण में हमने दो प्रकार का वर्गीकरण देखा। एक तो उच्चारण स्थान के आधार पर, जिसमें कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि से ध्वनियों का किस प्रकार उच्चारण होता है, उच्चारण स्थान देखा। और उसके बाद दूसरा देखा था हमने स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर दो प्रकार के वर्गीकरण, एक तो अघोष और एक सघोष। अघोष में हमने देखा कि किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष में आता है और सघोष में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। उसके बाद हम क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ध्वनियों का वर्गीकरण, तीसरा वर्गीकरण हम देख रहे हैं श्वास या वायु के प्राणत्व, मात्रा के आधार पर वर्गीकरण। तो उसमें हम देखते हैं कि श्वास के मात्रा के आधार पर वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। एक होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। अल्प का मतलब होता है कम प्राण और महा का मतलब होता है अधिक प्राण। जिसमें कम वायु का प्रयोग हो, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन ध्वनियों के उच्चारण के अंदर कम वायु का प्रयोग हो, उसे अल्प प्राण ध्वनि कहते हैं। और जिन ध्वनियों के उच्चारण में अधिक वायु मुंह से निकलती है या अधिक वायु का प्रयोग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। अब अल्प प्राण और महाप्राण कौन कौन सी ध्वनियां होती हैं, उनको हम विस्तार से देख लेते हैं। वर्ग, सबसे पहली चीज तो आपने पहले ही देखा था, वर्ग किसे कहते हैं कि 5 वर्ग। क वर्ग के अंदर 5 वर्ण होते हैं, च वर्ग में भी 5, ट वर्ग में भी 5 और त वर्ग और प वर्ग, मतलब 5 वर्गों के अंदर 25 ध्वनियां या 25 वर्ण होते हैं, वो वर्ग कहलाते हैं। मतलब क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। ट वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, ह, ब, भ, म। तो ये था वर्ग। और वर्ग के अंदर हम जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ, ये 5 ध्वनियां हैं या 5 वर्ण हैं। तो उसमें अल्प प्राण कौन से और महाप्राण कौन से? अल्प प्राण के अंदर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण होगा। मतलब पहला, तीसरा और पांचवा, मतलब 1, 2, 3, 4 और 5 होते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा किसमें आता है? अल्प प्राण के अंदर आएगा। और महाप्राण के अंदर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है। वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है। दूसरा और चौथे में कौन सा आता है? ख और घ, मतलब पहला ये, दूसरा ये, तीसरा नहीं और चौथा ये, मतलब दूसरा और चौथा आएगा, वो किस में आएगा? ये महाप्राण के अंदर आता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण है वो आता है अल्प प्राण में, पहला, तीसरा और पांचवा, और दूसरा और चौथा वर्ण आता है वो आता है महाप्राण में। ये अल्प प्राण महाप्राण कैसे? जैसे आप उच्चारण करते हैं तो उच्चारण में भी इसी प्रकार का उच्चारण होता है। जैसे हम बोलते हैं क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, त, थ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न। मतलब आप जैसे उच्चारण कर रहे हैं, क कम वायु निकल रही है, ख थोड़ा सा वायु अधिक मात्रा में निकलती है। तो इसे ही अल्प प्राण और महाप्राण कहते हैं। विस्तार से पूरी ध्वनियों को सब हम सारणी के माध्यम से देख लेते हैं। अल्प प्राण के अंदर पहला, तीसरा और पांचवा, मतलब प्रत्येक वर्ग का, क वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, च वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, ट वर्ग का भी पहला, तीसरा, पांचवा, त वर्ग का भी पहला, तीसरा और पांचवा, प वर्ग का भी पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। और इसके अलावा हमने जैसे अघोष और सघोष में भी देखा था, जहां प, फ, ब, भ और म खत्म होता है, वहां से शुरू होता है य, तो म के बाद य शुरू हो रहा है, तो य म के साथ में ही रहता है। यह आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक है कि य अलावा किसमें आएगा, ये देखने के लिए। तो म जहां खत्म होता है, म जिसके साथ है उसी के साथ य अलावा है।
ये चारों उसी के साथ है। और उसके अलावा सभी स्वर, ये सभी अल्प प्राण होते हैं। स्वर में भी जैसे हम देखते हैं अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये स्वर भी इसी के अंदर आते हैं। ये तो था अल्प प्राण का। और महाप्राण में हम देखेंगे ख और घ, मतलब दूसरा और चौथा, क वर्ग का भी दूसरा और चौथा, च वर्ग का भी दूसरा और चौथा, ट वर्ग का भी दूसरा और चौथा वर्ण, त वर्ग का भी दूसरा और चौथा वर्ण, प वर्ग का भी दूसरा और चौथा वर्ण, और उसके अलावा श, श, स और ह, ये चारों भी महाप्राण होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमने जो च वर्ग का भी छ देखा, तो ये छ जिसके साथ है तो ये स वाले भी उसी के साथ आ रहे हैं, मतलब महाप्राण के अंदर। तो ये था आपका वायु या मात्रा के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण दो भागों में, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है ना, अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, महाप्राण के अंदर दूसरा और चौथा वर्ण, ये था। अब वायु का नासिका से निकलने के आधार पर जब आप किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं, या तो करते हैं नाक की सहायता से या फिर नाक की बिना सहायता से। जिन ध्वनियों का उच्चारण नाक की सहायता से किया जाता है उसे नासिकीय ध्वनि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नासिकीय ध्वनि। और जिन सब ध्वनियों का उच्चारण बिना नाक की सहायता से करते हैं, सीधा सिर्फ आवाज है वो मुंह से निकलती है, तो वह ध्वनि निरनुनासिक कहलाती है। निर का मतलब नहीं का भाव होता है, जिसके अंदर निर का मतलब ही क्या होता है? नहीं का भाव, जिसमें नाक का अभाव होता है या नाक के बिना सहायता से बोला जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? निरनुनासिकीय ध्वनि कहते हैं। ये कौन कौन सी होती है? ये प्रत्येक नासिकीय ध्वनि होती है प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का है वो नासिकीय ध्वनि होती है। और निरनुनासिकीय ध्वनि वर्ग में पंचम वर्ण को छोड़ करके, क्योंकि पांचवा वर्ण तो इसमें आ गया नासिकीय ध्वनि में, मतलब पंचम वर्ण को छोड़ करके बाकी सभी ध्वनियां कौन सी कहलाती है? निरनुनासिकीय ध्वनि कहलाती है। पंचम वर्ण कौन से हैं? पंचम वर्ण जैसे सभी का अंत का आपने देखा, क वर्ग का पंचम वर्ण न, च वर्ग का य, ण, न और म, ये पांचों पंचम वर्ण कहलाते हैं। ये पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिकीय ध्वनि कहलाती है। पंचम वर्ण कौन से हैं? मैं यहां लिख देता हूं, वर्ग के पंचम वर्ण। पंचम वर्ण कौन कौन से होंगे? एक तो होगा ङ, एक होगा य, और एक होगा ण, एक होगा न, और एक होता है म। ये वर्ग के पंचम वर्ण है। ये पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिकीय ध्वनि कहलाते हैं। इसका उच्चारण नाक की सहायता से होता है, और इनको छोड़ करके बाकी सभी ध्वनियां निरनुनासिकीय ध्वनि कहलाती हैं, जिनमें नाक का प्रयोग नहीं होता है। उनके उच्चारण में नाक का प्रयोग कैसे होता है? आप देखो, न, आप उच्चारण करेंगे नाक की सहायता से करेंगे, या फिर ण, न और म, ये सभी का जब उच्चारण करते हैं तो नाक की सहायता से करते हैं। लेकिन क, ख, अब नाक बंद करके भी बोलेंगे तो क, ख, ग उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको कहे न बोलना है, नाक बंद कर दो, ध्वनि निकलेगी नहीं, तो ग सिर्फ ग की ध्वनि निकलेगी, न की ध्वनि नहीं निकलेगी। तो ये चाहे न आप नाक बंद करके आप खुद प्रयास कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक आध का उच्चारण करके देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये था नासिकीय ध्वनि। नासिकीय ध्वनि में और दो प्रकार आप देखेंगे, अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार आप जो देखते हैं चंद सिर्फ बिंदी डॉट देखते हैं। डॉट आपने देखा अयोगवाद स्वरों के अंदर, अयोगवाद स्वर देखा था ङ, ये ङ की मात्रा अनुस्वार कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुस्वार ही कहलाएगी। और अनुनासिक जो चंद्र बिंदु है। अब अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में विस्तार से मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा। उससे पहले एक बार आप इसे पूरा उतार लीजिएगा और देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको अगला टॉपिक अनुस्वार और अनुनासिक को थोड़ा विस्तृत बता देता हूं कि ये क्या होते हैं। आपको इनको उतारिए एक बार। हाँ, तो अभी हम देख रहे थे ध्वनियों के वर्गीकरण में नासिकीय ध्वनि और अनुनासिकीय ध्वनि के अंदर देख रहे थे। नासिकीय ध्वनि में हमने अनुस्वार और अनुनासिक टॉपिक देखा था। तो अनुस्वार किसे कहते हैं, अनुनासिक किसे कहते हैं, दोनों को विस्तार से समझ लेते हैं थोड़ा सा। और अनुस्वार का प्रयोग कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए ये भी, और अनुनासिक और अनुस्वार में क्या अंतर है थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। तो अनुस्वार हिंदी भाषा में शिरोरेखा के ऊपर जो एक बिंदी का प्रयोग किया जाता है
यही अनुस्वार कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुस्वार कहलाता है। हाँ, अनुस्वार है वो वास्तव में स्वर जब हमने पढ़ा था उसमें अंग और अह पढ़े थे, जो अयोगवा स्वर थे, अयोगवा स्वर अंग की मात्रा के रूप में अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। अब आपने पढ़ा था, जब मैंने आपको स्वर पढ़ाए थे उसमें आपको बताया था कि अंग और अह अयोगवा स्वर कहलाते हैं, मूल स्वर में नहीं गिने जाते हैं। अयोगवा स्वर इसीलिए कहते हैं क्योंकि अंग या अनुस्वार का प्रयोग है वो न तो मूल रूप से पूर्ण रूप से स्वर में होता है और न ही व्यंजन में। कभी ये स्वर के रूप में भी प्रयुक्त होता है, अनुस्वार के रूप में, मात्रा के रूप में, और कभी कभार ये पंचम वर्ण के रूप में या व्यंजन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसे न तो पूर्ण रूप से स्वर कह सकते हैं और न ही इसे व्यंजन कह सकते हैं। इसीलिए इसे अयोगवा स्वर कहा जाता है, जो मूल स्वर में इसको नहीं गिना जाता है। इसीलिए मूल स्वर 11 ही होते हैं और कुल प्रयुक्त स्वर में हम पढ़ते हैं 13 होते हैं, तो ये मूल स्वर में इसको नहीं गिना जाता है। अनुस्वार में जब हम अनुस्वार के शब्द जो बोलते हैं, अनुस्वार को बोलते हैं, तो इसमें नाक का प्रयोग बहुत सीमित होता है और ध्वनि मुख से ही उच्चारित होती है, जबकि अनुनासिक के अंदर थोड़ी ध्वनि की मात्रा के उच्चारण में नाक का प्रयोग थोड़ा ज्यादा होता है, इसीलिए इसे अनुनासिक कहते हैं। तो अनुस्वार का प्रयोग के नियम, अनुस्वार का प्रयोग कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अनुस्वार प्रयोग के नियम क्या है? पंचमाक्षर का नियम। अब पंचमाक्षर का नियम क्या कहता है? यदि किसी वर्ण से पहले, यदि किसी वर्ण से पहले अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण आए, अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण आए, वर्ग का पंचम वर्ण और अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण, ये आपको पता ही है जब आपने वर्ग पढ़ा है पहले, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग वगैरह सारे पढ़े। मतलब यदि अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण आए तो निश्चित रूप से अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इसका मूल रूप यदि प्रयोग करें तो वो भी मान्य होता है। संस्कृत में उनके मूल रूपों का ही प्रयोग किया जाता है। तो देख लेते हैं कैसे, कि जैसे ये शब्द लिखा हुआ अंतर, क्या लिखा है? अंतर। अब अंतर लिखा है, इस त का पंचम वर्ण क्या है? न, त, थ, द, ध, न। तो इससे इस वर्ग से अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण आया है, अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण आया है, तो इसका प्रयोग किसके रूप में कर सकते हैं? अनुस्वार के रूप में। अनुस्वार हमेशा उसके जस्ट आगे वाले, जस्ट पहले वाले से आगे वाले या जस्ट उससे पहले वाले वर्ण पर लगता है। मतलब जैसे ये न आया था, ये इससे पहले है, इससे पहले इस त का पंचम वर्ण न आया है, इसीलिए इसका प्रयोग करते वक्त ये न अनुस्वार के रूप में बदल जाता है और ये इससे जस्ट पहले वाले के ऊपर इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अंतर। अंतर मतलब न इसके ऊपर आ जाता है, यहां पर आ जाता है, तो इसका प्रयोग यहां। जैसे ठंडा, ठंडा लिखा, ये इसका पंचम वर्ण है, ट, ठ, ड, ढ और ण, प्रयुक्त हुआ है, तो ये इस ड का पंचम वर्ण है, इस ड से पहले इसका जस्ट पंचम वर्ण प्रयुक्त हुआ है, तो यह पंचम वर्ण अनुस्वार में बदल जाता है और अनुस्वार हमेशा उससे जस्ट आगे वाले वर्ण के ऊपर ही लगता है, इसीलिए यह ण है वो किसमें बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल करके इससे पहले यहां पर प्रयुक्त होता है। तो उसी प्रकार अगला गंगा, ये उच्चारण करते हैं गंगा। गंगा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गंगा, क्या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ये गंगा ग का पंचम वर्ण है, अंग, ग का पंचम वर्ण है अंग, तो मतलब क, ख, ग, घ, अंग, ये अंग, र नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखें, र में बिंदु नीचे आता है और ये बिंदु ऊपर है, तो ये गंगा है। तो गंगा को हम जब लिखते हैं तो ग का पंचम वर्ण आया तो ये अनुस्वार में बदल जाएगा और अनुस्वार हमेशा जो उससे पहले वाले पे लगता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं गंगा। उसी प्रकार चंचल, चंचल में देखा ये यहाँ लिखा हुआ है, च का पंचम वर्ण यहाँ होता है, च, छ, ज, झ यहाँ होता है, अब यहाँ अनुस्वार में बदल जाएगा और ये अनुस्वार हमेशा उससे जस्ट आगे वाले पे लगता है, तो ये चंचल। तो ये था पंचमाक्षर का नियम। पंचमाक्षर का नियम ये कहता है, यदि किसी वर्ण से पहले उसी वर्ग का पंचम वर्ण आए, उसी वर्ग का पंचम वर्ण आए, तो वह अनुस्वार में बदल जाता है और अनुस्वार उससे मतलब जहां पर जो पंचम वर्ण आया उससे जस्ट पहले वाले वर्ण पर बिंदु के रूप में प्रयुक्त होता है। ये था इसका नियम। लेकिन इसका मूल रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। इसमें एक बात लिखी गई है, मूल रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि संस्कृत भाषा के अंदर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है, बहुत सीमित मात्रा में होता है, उसमें पंचम वर्ण ही प्रयुक्त किए जाते हैं, पंचम वर्ण ही प्रयुक्त किए जाते हैं। तो संस्कृत के अंदर
गंगा ऐसा ही लिखा जाएगा, ऐसा नहीं लिखा जाता है। हिंदी को थोड़ा सा सरल भाषा बनाने के लिए पंचम वर्ण का प्रयोग अनुस्वार के रूप में किया जाने लग गया है। तो ये पंचम वर्ण का नियम, यदि ऐसा लिखे या ऐसा लिखे दोनों इसके शुद्ध रूप है, इसलिए उनके मूल रूप का भी प्रयोग किया जा सकता है, तो ये गलत या अशुद्ध नहीं होगा। दूसरा नियम है, यदि य र ल व, य र ल व जो अंतस्थ वर्ण थे और छ छ स और ह ये जो उष्म वर्ण थे, उससे पूर्व यदि पंचम वर्ण आए, उससे पहले यदि पंचम वर्ण आए तो अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। तो किसका प्रयोग होगा? अनुस्वार का ही प्रयोग होता है, उसमें पंचम वर्ण का प्रयोग मान्य नहीं होता है, वह अशुद्ध हो जाता है, वह अशुद्ध हो जाता है लिखने की दृष्टि से, लेखन की दृष्टि से। जैसे ये लिखा गया स न सार, तो ये न जो वर्ण है इसके बाद में देखो अब क्या है, स कौन से है? उष्म व्यंजन आया है, उष्म व्यंजन से पहले पंचम वर्ण आया है, इसीलिए इसका प्रयोग हमेशा किसके रूप में होगा? अनुस्वार के रूप में ही होगा। ये सामान्य तो अनुस्वार के रूप में इसमें भी हो रहा था, लेकिन इसमें इसका मूल रूप मान्य नहीं है, इसका मूल रूप मान्य नहीं। ये संसार को हम ऐसा लिखेंगे तो ये अशुद्ध होता है, तो इसीलिए ये संसार को ये न है वो पंचम वर्ण है, वो अनुस्वार में बदल जाता है और अनुस्वार हमेशा जस्ट उससे पहले वाले वर्ण पर लगता है, तो इस संसार को ऐसे लिखा जाएगा। उसी प्रकार संशय, ये पंचम वर्ण न स से पहले है, इसीलिए निश्चित रूप से अनुस्वार में ही प्रयुक्त होगा, इसको मूल रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। उसी प्रकार संहार, तो स, तो ये वैसे इसका जब हम समास विग्रह करते हैं तो सॉरी उपसर्ग को विग्रह करेंगे तो इसमें सम उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा उपसर्ग है? समधनहार है। कौन सा है? समधनहार, ये संहार। तो संहार को हमेशा जब हम आगे इसको विस्तार से देखेंगे, जब सम उपसर्ग का प्रयोग होता है तो उसमें निश्चित रूप से अनुस्वार का ही प्रयोग बिंदु के रूप में ही होता है। किसके रूप में होता है? बिंदु के रूप में होता है, आधा अक्षर इसमें नहीं प्रयुक्त किया जाता है। तो ये था यरल अंतस्थ और उष्म वर्णों का नियम, जिसमें नियम ये कहता है कि यदि किसी अंतस्थ या उष्म वर्ण से पहले पंचम वर्ण आए तो उसका प्रयोग निश्चित रूप से अनुस्वार के रूप में, बिंदु के रूप में ही होगा। उसका मूल रूप है वो अशुद्ध होता है, मान्य नहीं होता है। तो ये इसका अशुद्ध होता है, ये इसका शुद्ध रूप 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 है, ये इसी का शुद्ध रूप है। इसमें दोनों ही शुद्ध रूप है। इसमें आपने देखा इनमें दोनों ही कोई सा भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों ही शुद्ध माने जाते हैं। आप चाहे ये लिखो चाहे आप ये लिखो। तो ये तो था अनुस्वार प्रयोग के नियम। अब दूसरी बात आती है कि अनुस्वार का प्रयोग कहाँ नहीं करना चाहिए, अनुस्वार का प्रयोग कब नहीं करना चाहिए, वो चीज देखते हैं। यदि पंचम वर्ण के बाद, यदि पंचम वर्ण के बाद य र ल व हो, तो अंतस्थ वर्ण हो, तो कौन से वर्ण? अंतस्थ वर्ण हो, तो अनुस्वार का प्रयोग मान्य नहीं होता है, अनुस्वार का प्रयोग मान्य नहीं होता है। तो उसका उस रूप में हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम ये देखा था सहार, तो ये सिर्फ सम धनहार, सम के लिए प्रयुक्त हुआ था, इसीलिए हमने इसको देखा। ये अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा, वो आप अपना मूल रूप में ही लिखा जाता है, तो इसमें अनुस्वार लिखेंगे तो वह शुद्ध हो जाता है। जैसे अन्य लिखा हुआ है, पंचम वर्ण के बाद य आया है, यह अंतस्थ वर्ण है, तो इसको हम अन्य ही लिखेंगे, यही इसी का शुद्ध रूप होगा। इसको आप अनुस्वार के रूप में लिखने का प्रयास करेंगे तो यह अशुद्ध होगा। दूसरी बात अमान्य, यह मान्य, अमान्य या पुण्य। पुण्य देखते हैं, न के बाद यह आया है तो इसको हम अनुस्वार के रूप में लिखने का प्रयास करेंगे तो यह अशुद्ध होगा, इसको पुण्य ही रहने दिया जाएगा। अमान्य, न के पंचम वर्ण के बाद यह आया है तो उसमें यूं ही लिखा जाएगा, इस पर अनुस्वार हम लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार कहना, कहना में भी का और हा ये ऊपर अनुस्वार में बदलने की, न पंचम वर्ण को अनुस्वार में बदलने के प्रयास अशुद्ध होगा, अमान्य होगा, इसमें ये शुद्ध होगा। तुम्हारा में भी ये अशुद्ध होता है। ये था यदि पंचम वर्ण के बाद य र ल व हो, अंतस्थ हो, तो उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। अब यदि अनुस्वार के बाद कोई पंचमाक्षर आता है तो अनुस्वार का प्रयोग उसके मूल रूप में ही होता है। यदि अनुस्वार के बाद या पंचम वर्ण के बाद आधा जो पंचम वर्ण उसके बाद वापस पुनः द्वित्व के रूप में, या फिर द्वित्व नहीं हो, द्वित्व वर्ण नहीं हो और किसी और वर्ण का भी पंचमाक्षर आ जाए, तो उस वक्त भी
उसका प्रयोग मूल रूप में ही होगा, अनुस्वार का प्रयोग हम नहीं करेंगे। जैसे हमने लिखा अन्न, अ न और उसके बाद इसी का पंचमा अक्षर वर्ण आया है, तो उसको हम इसी रूप में लिखेंगे, हम इस पर अनुस्वार लगाने का प्रयास नहीं करेंगे। उसी प्रकार जन्म, जन्म में भी न के बाद पंचम वर्ण आया, चाहे इसी का नहीं है लेकिन कोई दूसरा भी पंचम वर्ण आया है तो उसमें भी हम ऐसे ही रहने देंगे, इस पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे। उसी प्रकार हम ना गन्ना देखते हैं, तो गन्ना में भी न के बाद पंचम वर्ण ही है, इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे। उसी प्रकार तन्मय शब्द है, तन में भी न के बाद म आया है, न भी पंचम वर्ण है और म भी पंचम वर्ण है, इसलिए इसको यूं ही रहने दिया जाता है, इसको पंचम वर्ण में नहीं बदला जाता है। यह बात अभी हमने यहाँ देखी थी कि जब किसी शब्द में सम उपसर्ग जोड़ा जाता है, कौन सा उपसर्ग? सम उपसर्ग जोड़ा जाता है, तो अनुस्वार का प्रयोग बिंदु के रूप में ही होगा। किसके रूप में होगा? बिंदु के रूप में। जैसे सम धन देह, तो उसको संदेह लिखा जाएगा अनुस्वार के रूप में, इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये आप सोचेंगे माँ है तो इसको मूल रूप में ऐसा लिख दिया जाएगा, तो ये गलत होगा। उसी प्रकार सम धन सार, संसार होता है तो उसमें भी इसको हम बिंदु के रूप में ही लिखेंगे, इसका प्रयोग ऐसा गलत होगा। यदि आप इसको संसार लिखने की कोशिश करेंगे तो ये गलत होगा, ठीक है ना। सम धन चार, संचार में अनुस्वार का ही प्रयोग होगा। सम धन कल्प में, संकल्प में भी अनुस्वार का ही प्रयोग होगा। सम धन चय में, संचय अनुस्वार का ही प्रयोग बिंदु के रूप में ही होगा। इसमें हाँ, आप यदि किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन करने की कोशिश करेंगे, अनुस्वार की जगह मूल रूप प्रयोग करने की कोशिश करेंगे तो वह आपका अमान्य होगा। ये उतारिए, इसके बाद हम आगे देखते हैं अनुनासिक। हाँ, तो भी आपने देखा था पहले अनुस्वार, अब देख लेते हैं अनुनासिक को। अनुनासिक, अनुस्वार में सिर्फ बिंदी का प्रयोग होता है शिरोरेखा के ऊपर, और अनुनासिक में चंद्र बिंदी का प्रयोग होता है, चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। अनुनासिक में ध्वनि मुंह के साथ साथ नासिका द्वारा नाक को भी छू करके निकलती है। इसमें अनुस्वार की अपेक्षा थोड़ा सा नाक का प्रयोग ज्यादा होता है। इसमें लिखते समय शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदी का प्रयोग किया जाता है, चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे चांद, सांस, मास, गोंद, मैं, नहीं। अब आप सोच रहे होंगे इन तीनों के ऊपर तो चंद्र बिंदी का प्रयोग है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बिंदु का प्रयोग किया गया है। ये क्यों किया जाता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अनुनासिक का प्रयोग बिंदु के रूप में, अरे अनुनासिक का प्रयोग बिंदु के रूप में कब किया जाता है? जब शिरोरेखा के ऊपर किसी भी स्वर की मात्रा लगी हुई हो, जब शिरोरेखा के ऊपर किसी भी स्वर की मात्रा लगी हुई हो। यहाँ देखो मात्रा नहीं थी, आ की मात्रा है, शिरोरेखा के ऊपर किसी भी प्रकार की मात्रा नहीं है, इसमें भी मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर तो चंद्र बिंदु का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जब यहाँ ऊपर कोई मात्रा हो गई है तो वहाँ चंद्र बिंदु की जगह किसका प्रयोग किया गया है? बिंदी का प्रयोग किया गया है। मैं में भी सिर्फ बिंदु का प्रयोग हुआ, नहीं में भी सिर्फ बिंदु का प्रयोग हुआ है। तो ये जब शिरोरेखा के ऊपर किसी भी स्वर की मात्रा लगी हुई हो तो उस वक्त चंद्र बिंदु की जगह सिर्फ अनुनासिक के रूप में बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं भौंकना, भौंकना में भी बिंदी लगी है, बिंदु लगी है, चंद्र बिंदु नहीं है। जोंक में भी बिंदु लगा है, सिर्फ चंद्र बिंदु नहीं है। पोंगल में भी, है में भी। जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं लगी हुई हो उस वक्त तो आप सिर्फ चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, और जब कोई शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा लगी हुई हो तो उस वक्त सिर्फ चंद्र बिंदु की जगह आप बिंदु का प्रयोग ही करते हैं। तो इसमें आप देख लेंगे आंगन, जब ऊपर कोई मात्रा नहीं है तो पूरा चंद्र बिंदु लगा जा रहा है। आंख में भी देखो ऊपर मात्रा नहीं है, चंद्र बिंदु का प्रयोग हो रहा है। आंत, आंत में भी, पात, कुआरा, मुंह, कांच, चांद, सब में देखो जब ऊपर मात्रा नहीं है शिरोरेखा के ऊपर उस वक्त तो हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, और जब शिरोरेखा के ऊपर कोई स्वर की मात्राएं हो उस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ बिंदु का ही प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों में फर्क है। अब एक बात दिमाग में आती है कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये ऊपर जो बिंदु लगा हुआ है ये अनुनासिक है या अनुस्वार है, अनुनासिक है या अनुस्वार है। तो जब हमने अनुस्वार पढ़ा उस वक्त देखा कि अनुस्वार या तो पंचम वर्ण का रूप होता है या फिर अंग की मात्रा होती है, स्वर में अंग की मात्रा होती है, मतलब अ के साथ उपयुक्त होगा। अ की जो मतलब स्वर की मात्रा है, अ की मात्रा है, उसी के साथ उसी का प्रयोग होगा, वो अनुस्वार का प्रयोग होगा।
जब किसी मात्रा के साथ प्रयोग हो रहा है उसका मतलब आपको समझना है ये अनुनासिक ही है। अब दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं आया तो थोड़ा सा हम यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत लिखे मैंने, उसमें से देख लेते हैं। आप देखो, एक लिखा हुआ है र के ऊपर चंद्र बिंदु और ए के ऊपर सिर्फ बिंदु लगा हुआ है। अब मैंने आपको बताया था अ की मात्रा के साथ हमेशा अनुस्वार ही होता है, अनुनासिक नहीं होता है। अनुस्वार ही होता है, अनुनासिक नहीं होता है। तो ये रंग गलत है, ये रंग सही है। अंत नहीं होता है, अंत होता है। अंत नहीं होता है, अंत होता है, इसका मतलब ये गलत है, ये सही है। संपत्ति नहीं होता है, संपत्ति होता है, इसका मतलब ये गलत है, ये सही है। गंध नहीं होता है, गंध होता है, इसीलिए ये गलत है, ये सही है। सुंदर नहीं होता है, सुंदर होता है, इसीलिए ये गलत, ये सही है। परंतु, परंतु नहीं होता है, परंतु होता है, इसीलिए ये गलत है, ये सही होगा। स्वयं नहीं होगा, स्वयं होगा। स्वयं में, स्वयं में देखेंगे आप तो सिर्फ एक चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का ही प्रयोग हुआ। खंड नहीं होता है, खंड होता है, तो चाहे अखंड हो, खंड हो, जो भी है। तो आपने देखा जब अ की मात्रा है और उसके साथ बिंदी लगी हुई तो आप अनुस्वार का ही प्रयोग करते हैं। स्वर में अ की मात्रा है, अ के साथ सिर्फ और सिर्फ अनुस्वार ही प्रयुक्त होता है। लेकिन जब हम अनुनासिक पढ़ते हैं तो उसके अंदर जब मात्रा लगी हुई हो तो उस वक्त तो चंद्र बिंदु लगेगी, और जब मात्रा नहीं हो तो उस वक्त बिंदु लगती है। ये हमने देखा। यहाँ हम देख लेते हैं, अब आंख लिखा हुआ, आ की मात्रा है तो क्या लगेगा? चंद्र बिंदु आएगा या बिंदु आएगा? अनुस्वार आएगा, अनुनासिक आएगा? तो मैंने कहा अ के साथ अनुस्वार आता है, उसके अलावा जो भी स्वर है सभी मात्राओं के साथ अनुनासिक का ही प्रयोग होता है। तो देखेंगे, आंख गलत है, आंख सही है। आंत गलत है, आंत सही है। भांति गलत है, भांति, भांति, भांति पढ़ेंगे। कांच गलत है, कांच सही है। कुआं गलत है, कुआं सही होगा। गांव, इसमें गांव, और ये एक होता गांव, तो ये गलत है, और ये चंद्र बिंदु वाला सही होगा। भाषाएं गलत है, भाषाएं सही होगा। यहाँ गलत है, यहाँ सही होगा। सभाएं गलत है, और सभाएं ये सही होगा। अब आपने देखा सब में आ की मात्रा, आ की मात्रा, आ की मात्रा, आ की मात्रा, इसमें भी आ की मात्रा, आ की मात्रा, या ए की मात्रा। ए की मात्रा में भी चंद्र बिंदु। यदि मात्राओं में ए की मात्रा में आप यहाँ कोई, यहाँ सब ओ की मात्रा, ए की मात्रा भी आती है, जैसे मैं लिखता हूं, तो यहाँ भी ये जो बिंदु लगा हुआ है ये किसका प्रयोग है? अनुस्वार का प्रयोग नहीं है, अनुनासिक के रूप में है। जब अ को छोड़ करके कोई भी स्वर की मात्रा लगती है तो उस वक्त यदि शिरोरेखा के ऊपर मात्रा नहीं है तो चंद्र बिंदु लगेगा, और शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा है उस वक्त अनुस्वार, अनुनासिक का प्रयोग बिंदु के रूप में होता है। तो ये था आपका अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार किसे कहते हैं, अनुनासिक किसे कहते हैं, और दोनों में क्या अंतर है, ये चीज आपने अच्छे से समझ ली होगी। आपको कक्षाएं कैसी लग रही है? अपना अनुभव जरूर साझा करें, और किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो, किसी भी प्रकार के आप चाहते हैं कि कक्षाओं में कुछ कमी रह रही है, लेवल के संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स है, या फिर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।